राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एक टॉपिक अवयव स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अवयव। पिछली क्लास नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अवयव को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो राजस्थान के या ये क्लास राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं, जो चतुर्थ श्रेणी या पुलिस के एग्जाम होते हैं, उनके लिए सफिशियंट है। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब भाषा चेंज हो सकती है, वो तो आपको पता ही है, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। चलिए हम अवयव को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अवयव को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूं कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही, जब मैं हम संज्ञा टॉपिक स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने आपको बताया था कि शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आपको याद ही होगा, एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। तो पहला क्या है? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब आप मेरे से यदि लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी बात तो याद रहनी चाहिए कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो जो शब्द लिंग, काल, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वो तो होते हैं आपके विकारी शब्द, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं वो होते हैं अविकारी शब्द। तो फटाफट मैं आपको एक बार बता देता हूं। लिंग, काल, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। जो ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं उसे तो कहते हैं हम विकारी शब्द। और जो लिंग, काल, कारक, वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जो परिवर्तित नहीं होते वो होते हैं आपके अविकारी शब्द, परिवर्तित नहीं होते। अब मैंने आपको विकारी शब्द के उदाहरण के अंदर बताया था कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या बताया था मैंने आपको? संज्ञा को विकारी शब्द बताया था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को मैंने आपको विकारी शब्द कंसिडर कराया था। तो एक बार मैं लिख देता हूं, संज्ञा, एक मिनट, आज ऐसे कैसे चल रहा है पेन। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये तो मैंने आपको बताए थे विकारी शब्द। और दोस्तों मैं आपको इनके उदाहरण नहीं दिया था, तो अब उदाहरण दे देता हूं। अविकारी शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं उनमें आते हैं क्रिया, विशेषण, ठीक है, और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और आपका विस्मयादि बोधक, और निपात को ही अविकारी शब्द के अंदर ही कंसीडर किया जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा। तो हम निपात भी पढ़ेंगे आज की क्लास में। मैं आपको ये इतनी चीजें आपको बता दिया हूं। तो अब ये अविकारी शब्द है ना, इन्हीं को ही कहा जाता है अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब ए का न का बोध कराता है, व मतलब न, खर्च होने वाला। ए का मतलब न और खर्च, जो खर्च नहीं होते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है अवयव। ठीक है, अविकारी शब्द या अवयव, अवयव में ही आते हैं ये क्रिया, मतलब क्रिया, अविकारी शब्द हो गया अव्यय, और अवयव में आते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और कुछ विद्वान निपात को ही अवयव के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो निपात को भी हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एक ही क्लास के अंदर मैं आपका अवयव टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव। अब आप सोचेंगे कि विशेषण तो हमने पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। अब ये क्रिया विशेषण क्या है? तो इसके नाम से स्पष्ट है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा में आपको लिखा देता हूं, एक मिनट।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूं, जैसे रमेश धीरे धीरे चलता है। उदाहरण ले लेते हैं हम, रमेश। बाकी जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इनके नोट्स आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये बोर्ड पीडीएफ जिसे आप नोट्स बना सकते हैं। धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब ये एक बार छोड़ो, इसको चलता है जगह हम लिखता लिख लेते हैं। ठीक है, क्रिया क्या हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है। कर्ता कौन है? रमेश। करता है रमेश। ये एक तरह से क्या है? संज्ञा है, किसी का नाम है, संज्ञा है। धीरे धीरे क्या है? ये धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो रमेश कैसे लिखता है? धीरे धीरे लिखता है। तो रमेश यहाँ लिखता की क्रिया क्या बता रहा है? धीरे धीरे। कैसे लिख रहा है? धीरे धीरे। तो लिखता की क्रिया बता रहा है, मतलब लिखता का क्रिया, मतलब यह ढंग बता रहा है, क्रिया विशेषण बता रहा है। तो जो लिखता की विशेषता बताए, लिखता की क्रिया नहीं, लिखता की विशेषता बताए, सॉरी। तो लिखता की जो विशेषता बता रहा है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। लिखता यहाँ पर क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वालों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम यहीं पर, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम तेज दौड़ रहा है। तो क्रिया क्या हो रही है? दौड़ने की क्रिया हो रही है, ठीक है। ये कौन है? करता है। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। कैसे दौड़ रहा है वो? तेज। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। एकदम सिंपल सा था मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई आपको डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। ये होगा आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। एक दो और उदाहरण आपको दे देता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। बच्चा कम पढ़ रहा है। कितना पढ़ रहा है? कम पढ़ रहा है। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है कि वो कितना पढ़ता है? कम पढ़ता है। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे राम अच्छा गाता है। राम अच्छा गाता है। गाने की क्रिया हो रही है। अच्छा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसा गाता है वो? अच्छा गाता है। तो यही हो गया आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिया विशेषण क्या होता है। तो अब आपको मैं क्रिया विशेषण के भेद भी पढ़ा देता हूँ। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हम, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, 4 भेद हैं। तो पहला है रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक इसके है वो। बाकी बाद में लिख लेंगे हम, पहले रीतिवाचक को पढ़ लेते हैं कि रीतिवाचक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। रीतिवाचक तो जिससे क्रिया के होने का ढंग, प्रकार, तरीका, विधि पता चले, तो वो होता है रीतिवाचक। क्रिया कैसे हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, किस विधि से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, इसका पता चले तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिभाषा में आपको लिखाता हूं, शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के होने के ढंग, प्रकार, विधि या तरीके का पता चले। विधि या तरीके का पता चले,
किस रीति से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, किस प्रकार से, किस विधि से, किस तरीके से हो रहा है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पता चले या फिर तरीके का बोध हो, बोध हो, उसे कहते हैं हम वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैं आपको लिखाता हूं, जैसे आपको मैंने बताया कि कोई भी कार्य का करना या ऑटोमेटिकली होना वो क्रिया ही होता है। ठीक है, जैसे वर्षा हो रही है तो वो कोई कराता तो है नहीं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ही होती है। तो वर्षा के हिसाब से हम एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, अचानक बारिश होने लगी, अचानक बारिश होने लगी। अब देखो बारिश कैसे होने लगी, बारिश होने की यहाँ पर क्रिया हो रही है, ठीक है, बारिश होने की क्रिया हो रही है, ठीक है। बारिश है वो कैसे होने लगी, तो यहाँ पर बारिश है वो अचानक होने लगी। तो अचानक यहाँ पर क्या है, उसकी रीति है, पता नहीं किस ढंग से बारिश होने लगी। आप इस तरीके से समझते हैं, ये एक तरह का पर्यायवाची शब्द है, विधि, तरीका और प्रकार, ढंग, ठीक है। तो किस प्रकार से बारिश होने लगी, बस बारिश है वो अचानक होने लगी। किस ढंग से होने लगी, अचानक होने लगी। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया के होने की रीति का हमें पता चल रहा है, रीतिवाचक। और उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, भाषा तो समझ में आ ही रही होगी आपको, मैं थोड़ा स्पीड से लिखता हूं तो यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा होगा कि साफ नहीं लिख रहा है, बाकी मैं एकदम धीरे धीरे लिखूं तो साफ भी लिखा जा सकता है यहाँ किसी पर भी। ठीक है, बच्चा तेज दौड़ रहा है, बच्चा तेज दौड़ रहा है। तो बच्चा किस ढंग से दौड़ रहा है, बच्चा किस तरीके से दौड़ रहा है, दौड़ने की यहाँ पर क्रिया हो रही है। ठीक है, कैसे दौड़ रहा है वो, तो बच्चा तेज दौड़ रहा है, ये उसकी रीति के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अगला और आपको लिखा देता हूं, छोटा सा ले लेते हैं हम, जल्दी चलो। क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है चलने की, किस ढंग से चलने की, जल्दी चलने की। तो ये उसकी रीति, रीति यानी कि प्रकार, ढंग, तरीके का ही तो बता रहा है। विधि, किस विधि से चल रहा है, किस ढंग से चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, या किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी समझ में आ गया होगा। शुरुआत करते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण की। किसकी, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय का पता चले, काल का पता चले, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं परिभाषा। शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के होने के समय का पता चले, पता चले या बोध, रुक 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 रुक, का पता चले या बोध हो, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय का पता चले या उसका बोध हो, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको मेन विशेष तौर पर लिखाऊंगा कि यहाँ पर कोई काल होगा, चलो वो तो स्थानवाचक में होगा, चलो ठीक है। बारिश
सुबह से हो रही है। यहां पर बारिश होने की क्रिया हो रही है, और बारिश कब से हो रही है, यहां पर ये क्या है, ये काल ही तो बता रहा है। तो यहां पर इसमें हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, सुबह से टाइम बता रहा है। ठीक है, अब जैसे माँ ने, या माँ ने लिखो, मैं रात को खाना नहीं खाता। यहां पर तो क्रिया हुई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं रात को खाना ज्यादा खाता हूं, ये लिखते हैं। वैसे इसके तो देखो दोनों होंगे, खाने की क्रिया हो रही है, यहां पर रात को, इससे काल का पता चल रहा है, और यहां पर ज्यादा, यहां से परिमाण का भी पता चल रहा है। तो यहां पर परिमाणवाचक, ऐसा तो सेंटेंस नहीं आएगा, लेकिन एक से आप समझ लीजिए कि इसमें जिसमें रात से, सुबह से, दिन से, इन इन ऐसे लिखा हो तो वो काल का पता चलता है। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण उसके अंदर है, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी साथ में है। ये तो मैं आपको उदाहरण के लिए बताया हूं, मैं आपको और बता देता हूं, आपको कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके मन में। ठीक है, मैं रात को तुम्हारे घर आऊंगा। घर आने की क्रिया हो रही है, ठीक है, और समय का बता रहा है, ये यहां पर ये काल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। आई होप कि आपको इतने सारे चीजें समझ में आ गई होगी कालवाचक के बारे में। रीतिवाचक और कालवाचक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया का विशेषण, तो शब्द का वह रूप जो क्रिया के होने के स्थान का पता बताता है, स्थान का बोध हो जिसमें, तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा में आपको लिखा देता हूं। ठीक है, शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं, इसका उदाहरण ले लेता हूं। ठीक है, मैं कमरे के अंदर ही रहता हूं। ठीक है, मैं कमरे के अंदर रहता हूं, तो यहां अंदर है, ये एक स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कोई संज्ञा नहीं दी जाएगी आपको, जैसे जयपुर में रहता हूं, बीकानेर में रहता हूं, जोधपुर में रहता हूं, अलवर में रहता हूं, अजमेर में रहता हूं, उदयपुर रहता हूं, ऐसा नहीं मिलेगा वाक्य के अंदर। ऐसा मिलता है तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। ठीक है, मैं कमरे के अंदर रहता हूं, मैं अंदर रहता हूं, बाहर रहता हूं, पीछे रहता हूं, सामने रहता हूं, ठीक है, नीचे रहता हूं, ऊपर रहता हूं, छत पर, जहीं पर ऐसा कोई आ जाए, छज्जे पर रहता हूं, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। लेकिन कोई स्थान का नाम आ जाए तो संज्ञा नहीं होगी उसमें। तो यहाँ पर मैं एक दो उदाहरण दे देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इनकी पहचानने का तरीका बता देता हूँ, उसके बाद में आपको मेन पॉइंट भी लिखा देता हूँ कि स्थान या संज्ञा का नहीं दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया हुआ है बाहर बैठा है। वो कहां पर बैठा है, बाहर बैठा है। बाहर क्या है, एक तरह का स्थान है। यहाँ पर मैं एक चीज अभी आपको लिखा देता हूं,
ठीक है, चीज लिखाता हूं कि इसमें क्या क्या होगा। जैसे अंदर बैठा है, बाहर बैठा है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है, आगे रहता है, पीछे रहता है। ठीक है, इस तरह से कुछ दिया जाए तो वहां पर यह होगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और यहां पर जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैं बीकानेर जाऊंगा, मैं बीकानेर जाऊंगा। तो इसमें जो ये स्थान है ना, ये एक तरह से संज्ञा है। इस तरह से आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा, ये तो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या संज्ञा है? स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, स्थान है, यहाँ पर संज्ञा है ये। ठीक है, तो वो नोट था ना, मेन नोट में आपको लिखा देता हूं। आप अपने बुक नोटबुक के अंदर लिखिए नोट। यहां संज्ञा पदों को क्रिया विशेषण नहीं माना जाता। नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको स्थानवाचक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको मैं एक दो उदाहरण और देना चाहूं तो आप लिख सकते हैं, वो मेरे घर के सामने रहता है, वो मेरे घर के सामने रहती है, ऐसे लिख लो, घर के सामने रहती है। कहाँ रहती है वो? सामने। ये क्या है? एक तरह से स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा, बिल्ली अंदर चली गई, बिल्ली भीतर चली गई। ये भीतर है, वो एक स्थान को दिखा रहा है। कहां चली गई? वो अंदर चली गई, स्थान को बता रहा है। कबूतर छत, साफ नहीं लिखा गया बिल्कुल भी। कबूतर है, कबूतर, कबूतर बोले गुट्टर गु। ठीक है, कबूतर छत पे रहते हैं, छत के ऊपर रहते हैं, ऐसे लिखो ना। छत के ऊपर तो क्या होगा, छत तो ऊपर ही होती है वैसे ऑलरेडी। ठीक है, यहां पर और दिखते हैं, कबूतर ऊपर रहते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऊपर रहते हैं। तो यहाँ ऊपर क्या है? स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर क्या है? स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको स्थानवाचक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। तब तक मैं पी लेता हूं पानी, आप ये उतार लो और मौज भी कर लो। पानी पियोगे? पी लो, पानी पी लो, पूरा लोटा भर कर लाया हूं। ठीक है, हेडिंग डालते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है कि शब्द का वह रूप जो क्रिया के होने की मात्रा का पता लगाए या मात्रा का बोध कराए, वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए लिखते हैं हमें, शब्द का वह रूप शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के होने की मात्रा तरह का पता चले, क्रिया के होने की मात्रा का पता चले, तो उसे परिमाणवाचक
क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। परिमाण, जैसे टीचर ने आधा ही पाठ पढ़ाया तो पाठ की मात्रा को ही तो दिखा रहा है कि कितनी मात्रा में पढ़ाया, आधी मात्रा में पढ़ाया, आधा ही पढ़ाया। जैसे मैं लिखता हूं, शिक्षक ने आधा पाठ पढ़ाया है। तो यहां पर ये आधा क्या दिखा रहा है, ये आपके परिमाण को ही तो दिखा रहा है। ठीक है। मैं कम ही सोता हूं, तो यहां पर ये कम क्या है, ये मात्रा को ही तो दिखा रहा है, कितनी मात्रा में सोता है। ठीक है। और भी मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। मजदूर ने आधा काम कर दिया। मजदूर ने कितना काम कर दिया, आधा काम कर दिया। ठीक है। आधा मात्रा को ही तो दिखा रहा है। जैसे और उदाहरण दे देता हूं, रमेश बहुत नाचता है या बहुत हंसता है। रमेश बहुत हंसता है। ये बहुत क्या है, मात्रा को ही तो दिखा रहा है। यहाँ मात्रा को किलोग्राम वगैरह में नहीं दिखाई जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण के चारों भेद पढ़ लिए हैं। मैंने आपको बताया क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं शब्द। ठीक है। उसके अंदर हमने रीतिवाचक पढ़ लिया, कालवाचक पढ़ लिया, स्थानवाचक पढ़ लिया, परिमाणवाचक पढ़ लिया। चारों भेद क्रिया विशेषण के कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अवयव के मतलब अव्यय के अगला भेद जो कि है संबंध बोधक। ठीक है। तो नई स्लाइड लेते हैं और संबंध बोधक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा व सर्वनाम, अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, से संबंध का बोध कराते हैं। ऐसे लिख लो, संबंध का बोध कराते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। कौन से? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। लेट्स टेक एन उदाहरण। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे रमेश के सामने, रमेश श्याम के सामने बैठा है। तो एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरा संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये के सामने है ना, ये सामने क्या है, ये तो उसका स्थान है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है एक तरह से सामने। लेकिन ये के सामने क्या है, के सामने, तो ये के सामने दिखाता है संबंध को। ठीक है। संबंध को, ये संबंध को दिखाता है। और ये क्या है, ये एक स्थानवाचक है। ये तो स्थानवाचक है, मानिए आपकी भी बात। लेकिन जब के सामने हो जाता है तो रमेश और श्याम का कनेक्शन दिखा रहा है, एक संबंध दिखा रहा है। ठीक है। मैं एक और उदाहरण, चलो उदाहरण इतने काफी होंगे मेरे हिसाब से। इतना आप परिभाषा याद रखिए संबंध बोधक अव्यय के अंदर कि वो उसके सामने है। ठीक है। जैसे और उदाहरण देखता हूं मैं, देता हूं आपको।
गीता सीता के पीछे बैठी है। किसके पीछे बैठी है? सीता के पीछे बैठी है। तो ये बैठी है, ठीक है, पीछे बैठी है। बैठने की तो क्रिया हो रही है, ये तो क्रिया हो रही है। पीछे है वो एक स्थान को दिखा रहा है, ठीक है, स्पष्ट स्थान देगा नहीं। लेकिन के पीछे तो ये उनके संबंध को दिखा रहा है कि सीता कहां पर बैठी है? गीता के पीछे बैठी है। सीता कहां बैठी है? गीता के पीछे बैठी है। तो गीता और सीता का संबंध ही तो दिखा रहा है ये, इसे बोलते हैं संबंधवाचक अव्यय। अगले अव्यय की बात करते हैं हम, जो कि है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय? मैं रिवीजन को भी करा दूंगा आपका पूरा, टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। समुच्चय बोधक अव्यय, ये साथ में ही होगा, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय से आप क्या समझते हैं? जो वर्ड एक स्थान मतलब एक शब्द को या वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द ही कहलाते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। लिखते हैं हम, दो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। तो दो शब्द या पद, क्योंकि वो पद भी कहलाते हैं, जो वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे तो वो दो शब्द या पद या वाक्य, दो शब्द या वाक्य, वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक पदों को समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, रमेश और नितिन, ठीक है, रमेश और नितिन खेल रहे हैं। क्रिया तो देखो खेलने की हो रही है, खेल रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। लेकिन अब एक तो रमेश है, ये एक वर्ड हो गया, एक शब्द हो गया, ठीक है, और एक नितिन है, ये संज्ञा शब्द हो गया, ठीक है। ये दोनों शब्द हैं, इनको एक संयोजक का काम कर रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो फलाना और फलाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संयोजक। अब इसी संयोजक को ही कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। वाक्य आपको दिया जाए, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है या कौन सा अव्यय है पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। और कौन सा वर्ड है इसमें संयोजक वर्ड? तो यहाँ पर और है, ठीक है। और लिखता हूं मैं, सीता ने पढ़ाई की और सो गई। पढ़ाई कर ली सीता ने, ठीक है, पढ़ाई कर ली और सो गई। यहां पर दो वाक्य हो गए ये, और दो वाक्य अलग अलग है, सोने की क्रिया और पढ़ाई की क्रिया दोनों अलग अलग है, तो समुच्चय बोधक है, ठीक है। अब इसके दो उदाहरण मतलब दो भेद और होते हैं, उन दो भेद के बारे में आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समुच्चय बोधक को आप एक बार समझिए। तो यहाँ पर यह संयोजक वर्ड है, क्या कौन सा वर्ड है? ये संयोजक वर्ड है। वर्ड कौन सा है? संयोजक है। सीता ने पढ़ाई कर ली और वो सो गई, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम, चाहे तो दो शब्दों को जोड़ने का काम हो, चाहे दो वाक्यों को जोड़ने का काम हो, वो करे तो उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। आपको तो और उदाहरण ले लेते हैं हम, देखो लिखते हैं, बारिश शुरू होगी, बारिश शुरू हो गई इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। एक वाक्य यह है कि बारिश शुरू हो गई, ठीक है, एक वाक्य ये बारिश शुरू हो गई और मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ये, इसलिए कि मैं क्यों तुम्हारे पास नहीं आ पाया, ये संयोजक वर्ड है, संयोजक शब्द है, और संयोजक शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं हम
समुच्चय बोधक अव्यय। इन तरह के अव्यय होते हैं ना, उन्हें कहते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय। आई होप कि आपको इतने उदाहरण से तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे तुमने बुलाया, तुमने बुलाया और मैं आ गया। तुमने बुलाया और मैं आ गया, तो एक तो तुमने बुला लिया, ठीक है, और आ भी गया मैं, दोनों वाक्य अलग अलग है। एक तो बुलाना है और एक आना है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, संयोजक वर्ड है इसके अंदर, और तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तो अब हम समुच्चय बोधक अव्यय के भेद पढ़ लेते हैं, जिससे आपको समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, तो दो भेद होते हैं इसके। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो पहला भेद है हमारा समानाधिकरण। समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इन दोनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ये समानाधिकरण और व्याधिकरण अव्यय कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, समानाधिकरण के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऐसे अवयव पद जो दो स्वतंत्र शब्दों को या दो स्वतंत्र वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं ना, वो होते हैं आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो मैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक यहाँ पर हेडिंग डालता हूं और आपको अच्छे से समझा देता हूं। समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वे अवयव पद जो दो शब्दों को स्वतंत्र या तो उपवाक्यों में या वाक्यों में, उपवाक्यों में या दो स्वतंत्र वाक्यों में, देखो वे अवयव पद जो दो शब्दों को स्वतंत्र उपवाक्यों में या दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो मैंने लिखा थी दोस्तों, वे अवयव पद जो दो शब्दों को, दो शब्द होंगे या तो स्वतंत्र वाक्य में और या स्वतंत्र वाक्य में या स्वतंत्र उपवाक्य में जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। स्वतंत्र होते हैं यहाँ पर वाक्य, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। कलर का पेन चेंज कर लेते हैं, राम और श्याम लिख लेते हैं। राम और श्याम भोजन कर रहे हैं। ठीक है,
राम है और श्याम है, दोनों क्या है, अलग अलग वाक्य है। राम भोजन कर रहा है और श्याम भोजन कर रहा है, दोनों स्वतंत्र वाक्य है, अलग अलग वाक्य है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। और तो यहाँ पर यह हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा उदाहरण भी ले लेता हूं, रमेश भोजन कर रहा है और श्याम पढ़ रहा है। अब यहाँ पर श्याम तो पढ़ रहा है और ये भोजन कर रहा है, तो दोनों ये अलग अलग वाक्य हो गए, स्वतंत्र वाक्य हो गए, और इनको जोड़ने का काम कर रहा है समुच्चय बोधक अव्यय। और मैं आपको एकदम क्लियर कट ही समझा देता हूं कि कौन कौन से वर्ड जब आए वाक्य में तो समुच्चय बोधक का समानाधिकरण भेद होता है। तो यहाँ पर जैसे एक तो हो गया, जैसे उदाहरण के लिए लिखा था, एक तो पहला हमने उदाहरण देखा ही है, और, ठीक है, या किंतु, ठीक है, उसने नाचा, उसने डांस किया, लेकिन मैं डांस नहीं कर पाया, लेकिन, ठीक है, तो इसके अंदर ये आपका किंतु आ गया, किंतु मैं वो कार्य नहीं कर पाया, उसने वो कार्य किया किंतु मैं वो कार्य नहीं कर पाया, तो ये किंतु आ गया, और आ गया, या परंतु आ गया, उसने खाना खाया परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर परंतु आ जाए तो समानाधिकरण है, स्वतंत्र वाक्य को ही दिखाता है, ठीक है। परंतु आपको समझ में आ रहा होगा, परंतु, ओ तेरी, ले रे, कितना परेशान करेगा रे तू भी, परंतु, ठीक है। या अथवा आ जाए, अथवा को पता ही है आपको, अथवा और एक ही बात है, या बल्कि, या इसलिए, या वह, ये सब एक तरह से एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। और ऐसे शब्द यदि आ जाते हैं मतलब वाक्य में, तो उसमें समुच्चय बोधक अवयव का समानाधिकरण भेद होगा, ठीक है। अगला मैं आपको पढ़ाता हूं जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा, या मैं एक और उदाहरण आपको सामने पेश कर देता हूं, इसका भी एक दो और उदाहरण आपको देता हूं। गीता आएगी और सीता सोएगी। गीता आएगी और सीता सोएगी, सीता तो देखो सो रही है, गीता आ रही है, और यहां पर इसमें लग रहा है, तो ये हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा अवयव आपके सामने होने वाला है, ठीक है। मैं नाश्ता, मैं नाश्ता कर लिया, तो इसलिए वापिस भूख नहीं लगी, भूख भूख नहीं लग रही है। देखो यहां पर आ गया इसलिए, तो यहां पर ये क्या हो गया, समानाधिकरण। मैंने आपको पहले ही बताया ना, जहां पर इसलिए भी आ जाए ना, तो भी यहां पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव होता है। तो आई होप आपको समानाधिकरण में अंतर पता, समानाधिकरण अवयव पता चल गया होगा, समुच्चय बोधक का भेद। और अब कर लेते हैं हम व्याधिकरण। व्याधिकरण, अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्याधिकरण आपको समझ में आ जाएगा तो उसमें अंतर स्पष्ट भी आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं सबसे पहले। वे अव्ययपद, वे अव्ययपद जो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक आश्रित, वहां पर था स्वतंत्र, यहां पर है आश्रित उपवाक्यों को या वाक्यों को, ठीक है, जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। वहां पर थे स्वतंत्र वाक्य और यहां पर थे आश्रित वाक्य, ठीक है। समझ में आ जाएगा, उदाहरण दूंगा तब आपको, है ना। तो यहां पर इसे कहते हैं हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।
ठीक है, उदाहरण देता हूं, उदाहरण नहीं आपको मैं प्रतीक चिन्ह ही लिखा देता हूं इसके, कि जैसे वाक्य के अंदर आ जाए यदि, तो, तथापि, या क्योंकि, या इतने वर्ड आ जाए ना, तो आप समझ लेना कि वहां पर व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। चलिए आपको लिखा था उदाहरण, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहां पर और किंतु परंतु तो आपको कुछ नहीं दिखाना, ठीक है, तो यहां पर दिखा यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है, तो यह व्याधिकरण आपको समझ में आ गया, आश्रित वाक्य है, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, एक बंदे से ही संबंधित है ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम पढ़ोगे और अगला बंदा पास हो, दूसरा पास हो जाएगा, तुम पढ़ोगे और वो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको उदाहरण देता हूं, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, वरना कोई और चला जाएगा। देखो, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, यहां पर तो आ गया ना, तो यहां पर ये हो गया आपका व्याधिकरण, यहां पर तो है ना, ये यहां पर क्या हो गया, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने संबंध बोधक पढ़ लिया और समुच्चयबोधक पढ़ लिया। समुच्चयबोधक के दो भेद, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय पढ़ लिया। अब हम अव्यय का अगला भेद पढ़ते हैं, जो कि है विस्मयादिबोधक। ठीक है, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक अव्यय। वे अव्यय पद जिनसे हमें, देखो मैं आपको बता देता हूं, विस्मयादिबोधक अव्यय वे होते हैं जिनसे हमें हर्ष, शोक, घृणा फील हो, ठीक है, और इसके चिन्ह भी है। तो वहां पर क्या होता है, विस्मयादिबोधक होता है वाक्य को पढ़ने के बाद में। तो वे अव्यय पद जिनसे हमें आश्चर्य हो, या तो ठीक है, आश्चर्य हो, या घृणा हो, या हर्ष हो, या शोक हो जाए, आप देखते ओ ये कर दिया उसने तो, ठीक है, इतने नंबर आ गए तुम्हारे तो, ठीक है, छी कितना गंदा है, अरे कितना महान आदमी है, शोक, इस तरह से आपको फीलिंग आने लगे ना, तो वहां पर विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। तो आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि का बोध होता है, इतना लिखो ना जिस अव्यय पद में, आदि का बोध होता है, वहां विस्मयादिबोधक अव्यय होता है, वहां विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। ठीक है, अब आपको मैं जैसे बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ओहो, और ये होता है विस्मयादिबोधक का चिन्ह, ये भी होगा साथ में, आहा, छी, अरे तुम ऐसे मत करो, वाह क्या बात है, तत, ये होते हैं आपके विस्मयादिबोधक अवयव के प्रतीक चिन्ह, मान लो आप, है ना। ओह ठीक है, उदाहरण भी टेक दें आपको,
फिर आपकी क्लास हो जाएगी पूरी। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं। तो हम उदाहरण देते हैं, यहाँ पर शुरू इनसे ही होगा। अरे मजा आ गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर तुमने रब ने बनाया, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, कितना सुंदर दृश्य है, वाह, हो गया ना। ठीक है, और भी आप उदाहरण लेने चाहे तो अगली स्लाइड में ले लेते हैं हमें और उदाहरण, फिर हम कराते हैं क्लास को खत्म। हाय हाय, अब मैं क्या करूं, मर जाऊं, अब मैं क्या करूं। ये हो जाता है आपका विस्मयादिबोधक। छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अरे वाह, उसकी नौकरी लग गई, उसकी नौकरी लग गई। तो ये थे दोस्तों विस्मयादिबोधक के उदाहरण। अब मैं आपको जल्दी जल्दी रिपीट करना चाहूँ तो फटाफट ही कर देता हूँ मैं, और क्लास हो जाती है हमारी एंड। ठीक है, हमने पढ़ा अवयव। अवयव उनको कहते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग काल कारक वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। अव्यय में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और हमारा एक निपात रह गया, फिर कराएंगे रिवीजन, है ना। पहले निपात को आपको पढ़ा देते हैं, एक मिनट। मैंने आपको बताया ना इससे अलग पढ़ाएंगे, तो निपात एक बार पढ़ा देते हैं आपको। हेडिंग डालते हैं निपात। देखो, किसी विशेष वाक्य पर जोर दिया जाता है ना, तो वहां पर निपात होता है। ठीक है, लिखते हैं, वे पद जिनका प्रयोग वाक्य को किसी वाक्य को नहीं, वाक्य के किसी विशेष पद पर, किसी विशेष पद या बात पर, देखो, वे पद जिनका प्रयोग वाक्य के किसी विशेष पद या विशेष बात पर जोर देने के लिए किया जाता है, जोर देने के लिए किया जाता है, निपात कहलाते हैं। उदाहरण, तुम भी मेरे मित्र हो। देखो, और तो है ही, लेकिन तुम भी मेरे मित्र हो, इस बी वर्ड से जोर देने के लिए प्रयोग हो गया ना। ठीक है, कि तुम भी मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे मित्र हो, दोनों ही क्या है, निपात ही है। तुम ही मेरे मित्र हो, यहां पर ये हो गया जोर देने के लिए शब्द हो गया ना, वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग हो गया बी और ही का। वह रात तक आ ही जाएगा, वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग हो गया ना इसका। ठीक है, रात तक, इनका जोर देने के लिए प्रयोग हो गया ना, तो इनको कहते हैं निपात। ठीक है, अविकारी शब्द को अवयव कहते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, क्रिया विशेषण अव्यय।
मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और ये होते हैं विस्मयादि बोधक और निपात अव्ययकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया को विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4। रीतिवाचक, यहाँ पर आपका कालवाचक, जिससे क्रिया के होने का काल का पता चले, क्रिया के होने के स्थान का पता चले वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने का परिमाण या मात्रा का पता चले वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अवयव होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को दर्शाता है। समुच्चय बोधक तो दो शब्द या पद वाक्य को जोड़ने का या संयोजक का कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक के दो वजह समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण संबंध या व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो समानाधिकरण के अंदर दो स्वतंत्र वाक्यों का जोड़ने का कार्य होता है और यहाँ पर दो आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य होता है। जैसे तुम पढ़ोगे तो पास होगे, ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्र वाक्य कुछ नहीं है, वहां पर वाक्यों का कनेक्शन नहीं होता, दूर दूर तक वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं जिससे हमें आश्चर्य, घृणा, शोक आदि यहाँ पर बोध हो, वहां पर फील हो। और इसके चिन्ह होते हैं अरे वो हो गया, अरे मजा आ गया, मतलब अरे मजा आ गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओहो आहा छी ही, अरे वाह धत, ये होते हैं। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक का व्यय इसके अंदर होता है। निपात वे पद जिनका प्रयोग वाक्य में विशेष पद या किसी बात को जोड़ देने के लिए किया जाता है, जैसे बी ई, तुम भी मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही सखा हो, फलाने हो। यहाँ पर जिस वाक्य पर जोड़ देने के लिए शब्दों प्रयोग वो निपात कहलाते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये की बात कहूंगा, यदि क्लास को आपने पूरी देख ली है तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।